12 फिजिकल एजुकेशन क्रैश कोर्स। यहाँ हम सिर्फ 10 दिन में 10 यूनिट्स कवर अप करने वाले हैं, यानी कि 10 दिन में आप एग्जाम रेडी हो जाओगे फिजिकल एजुकेशन के लिए। आओ बढ़ते हैं यूनिट नंबर 1 की तरफ। आज हम बात करेंगे यूनिट 1 की, मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स। अब स्पोर्ट्स इवेंट को मैनेज करने का क्या मतलब होता है? जैसे हमने बिजनेस स्टडीज में 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़े हैं ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये 5 फंक्शंस अप्लाई होते हैं स्पोर्ट्स इवेंट को मैनेज करने के लिए भी। गॉट इट? अब बात करते हैं कमिटीज इन स्पोर्ट्स इवेंट। अब स्पोर्ट्स इवेंट इतना बड़ा इवेंट होता है, इसे मैनेज करने का काम सिर्फ एक बंदा नहीं कर सकता। इसीलिए इवेंट अच्छे से सक्सेसफुली हो सके, हम अलग अलग कमेटीज बनाते हैं जिनके अपने अपने काम होते हैं। ये कमेटीज यूजुअली 6 टाइप्स की होती है। जो सबसे पहली कमेटी है दैट इज रिसेप्शन कमेटी। रिसेप्शन कमेटी का काम होता है गेस्ट और पार्टिसिपेंट्स को रिसीव करना। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है टेक्निकल कमेटी। टेक्निकल कमेटी के लोग क्या करते हैं? रूल्स बनाते हैं, रेफरीज डिसाइड करते हैं एंड मैच का स्केड्यूल फिक्स करते हैं। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी इन स्पोर्ट्स इवेंट है डिसिप्लिन कमेटी। डिसिप्लिन कमेटी का काम होता है डिसिप्लिन मेंटेन करना स्पोर्ट्स इवेंट में। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई झगड़ा हो जाए, कोई तू तड़ाक हो जाए, तो डिसिप्लिन कमेटी के लोग ही आते हैं डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए। अगली बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है ट्रांसपोर्ट कमेटी। अब प्लेयर्स और ऑफिशियल्स के आने जाने का प्रबंध जो कमेटी करती है दैट इज ट्रांसपोर्ट कमेटी। 5th कमेटी है ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी। अब मान लो कि स्पोर्ट्स इवेंट में हम क्रिकेट की गेम खिलवा रहे हैं, तो ग्राउंड सही है ये चेक करना, क्रिकेट का बैट, बॉल, विकेट, ग्लव्स वगैरह वगैरह सब अरेंज करना ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी का काम है। नेक्स्ट इज रिफ्रेशमेंट कमेटी। खाना, पानी और रिफ्रेशमेंट्स अरेंज करना रिफ्रेशमेंट कमेटी का काम है। सो अभी तक 2.5 मिनट में हमने 2 टॉपिक्स कवर अप कर लिए हैं, स्पोर्ट्स इवेंट के फंक्शंस एंड कमेटीज के बारे में। अब बात करते हैं अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, फिक्सचर्स। फिक्सचर्स का मतलब होता है कौन सी टीम किसके साथ खेलेगी। अब ये फिक्सचर्स 2 टाइप्स के होते हैं, नॉकआउट एंड लीग। नॉकआउट में क्या होता है? अगर एक बार आपकी टीम हार गई तो मैच से बाहर। और लीग में क्या होता है कि हर टीम एक दूसरी टीम के अगेंस्ट खेलेगी और जिस टीम के ज्यादा पॉइंट्स होंगे वो टीम जीत जाएगी। अब फिक्सचर्स में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है सीडिंग एंड बाय का। सीडिंग में क्या होता है? स्ट्रॉन्ग टीम्स को अलग अलग पूल में रखा जाता है ताकि वो शुरू के राउंड में एक दूसरे से ना compete करें। ये क्यों किया जाता है? ये फेयर कंपटीशन मेंटेन करने के लिए किया जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बाय। अगर टोटल टीम्स ऑड नंबर में है तो एक राउंड में एक टीम को मैच खेलने की जरूरत ही नहीं है, उसको डायरेक्टली नेक्स्ट राउंड में एंट्री मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 19 टीम्स हैं तो 18 टीम्स फर्स्ट राउंड में खेलेगी और एक टीम को बाय मिल जाएगी। अब फिक्सचर्स का जो दूसरा टाइप है दैट इज लीग। अब लीग में हमने जाना था कि हर टीम सबसे खेलती है और पॉइंट्स के बेसिस पे विनर डिसाइड होता है। अब ये लीग बनाने के भी कुछ मेथड्स होते हैं। ये मेथड्स हैं स्टेयरकेस मेथड, साइक्लिक मेथड एंड टैब्यूलर मेथड। सॉरी, स्टेयरकेस मेथड में क्या होता है? मान लो कि 4 टीम्स हैं, ए, बी, सी एंड डी। उन्हें एक सीधी लाइन या लेडर की फॉर्म में लिख दो, ठीक है? ए वर्सेस बी, बी वर्सेस सी, सी वर्सेस डी, और फिर ऊपर से नीचे तक हर टीम मैच खेलेगी, ठीक है? इसलिए इसे स्टेयरकेस मेथड कहा जाता है। एक टीम सबसे खेल गई, राइट? दूसरा मेथड है साइक्लिक मेथड। अब इसमें नाम से ही पता चल रहा होगा आपको कि इसमें टीम्स को एक सर्कल में अरेंज करते हैं। हर राउंड के बाद एक टीम को
लास्ट में शिफ्ट कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि 4 टीम्स हैं, ए बी सी डी। राउंड 1 होगा ए वर्सेस बी, सी वर्सेस डी। राउंड 2 में क्या होगा, ए वर्सेस सी, बी वर्सेस डी। राउंड 3 में क्या होगा, ए वर्सेस डी, बी वर्सेस सी। देखा, टीम्स रोटेट हो गई और सभी टीम एक दूसरे के साथ खेल गई। इसे साइक्लिक मेथड कहते हैं। अगला मेथड है टैबुलर मेथड। ये बहुत ही कॉमन मेथड है। इसमें एक टेबल बनाया जाता है जिसमें रोज एंड कॉलम्स होती हैं, दोनों में टीम्स के नाम लिखे जाते हैं, ए बी सी डी। और फिर क्या होता है, मैच खेले जाते हैं और उस टेबल में स्कोर्स या फिर टिक मार्क्स लिखे जाते हैं। जिस भी टीम का स्कोर हाईएस्ट होगा वो टीम जीत जाएगी। फिर आता है इंट्राम्यूरल एंड एक्स्ट्राम्यूरल टूर्नामेंट्स। इंट्राम्यूरल में क्या होता है कि एक ही स्कूल के बच्चे आपस में compete करते हैं। ऑलराइट, एक्स्ट्राम्यूरल में क्या होता है कि एक स्कूल के बच्चे दूसरे स्कूल के बच्चों के साथ compete करते हैं। इसे इंटर स्कूल लेवल कॉम्पिटिशन्स भी कहा जाता है। सो अब हमने इंट्राम्यूरल वर्सेस एक्स्ट्राम्यूरल टूर्नामेंट भी कवर अप कर लिया है। हमारा लास्ट टॉपिक है कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम। इसमें आते हैं स्पोर्ट्स डे, हेल्थ फॉर रन, रन फॉर फन, रन फॉर यूनिटी। इनका मेन पर्पस होता है कम्युनिटी स्पिरिट डेवलप करना और हेल्थ को प्रमोट करना। सो देखा आपने, अभी 7 मिनट्स में हमने यूनिट 1 सारी कवर अप कर ली है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। एंड यस, मैंने डिस्क्रिप्शन में आपके लिए एक लिंक ऐड कर रखा है जिसमें आपको क्लास 12th फिजिकल एजुकेशन के नोट्स मिल जाएंगे। सो उस लिंक को जरूर चेक करना। और आज हम कर रहे हैं यूनिट 2, चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। सबसे पहली बात करते हैं एक्सरसाइज गाइडलाइंस ऑफ WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। WHO कहता है कि अलग अलग एज ग्रुप्स के लिए अलग अलग फिजिकल एक्टिविटी रेकमेंड होती है। फॉर एग्जाम्पल, जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन अंडर 5 to 17 ईयर्स ऑफ एज, उनको रोजाना एटलीस्ट 60 मिनट्स मॉडरेट टू विगरस फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। देन कम्स अडल्ट्स, जो आप हो, 18 से 64 ईयर्स के लोगों को रोजाना 30 मिनट्स, वीक में 150 मिनट्स मॉडरेट या फिर 75 मिनट्स विगरस एक्टिविटी करनी ही चाहिए। देन इज ओल्डर एडल्ट्स 65 प्लस ऑफ एज, सेम एक्टिविटी, रोजाना 30 मिनट्स, वीक में टोटल 150 मिनट्स, मॉडरेट या फिर 75 मिनट्स का विगरस एक्टिविटी यानी कि हार्डकोर वर्कआउट। नेक्स्ट आता है पोस्चरल डिफॉर्मिटीज, बहुत कॉमन है तो ध्यान से सुनो। नॉक नीज। नॉक नीज वो सिचुएशन है जिसमें दोनों घुटने अंदर की तरफ चिपके हुए होते हैं। बो लेग्स, इसका बिल्कुल उल्टा, जब दोनों घुटने बाहर की तरफ निकल जाते हैं। फ्लैट फुट, जब पैर के नीचे नेचुरल आर्क नहीं होती। राउंड शोल्डर्स, जब शोल्डर्स आगे की तरफ झुक जाते हैं। लॉर्डोसिस, स्पाइन का लोअर पार्ट अंदर की तरफ ज्यादा कर्व हो जाता है। काइफोसिस, स्पाइन का अपर पार्ट बाहर की तरफ ज्यादा कर्व हो जाता है, जैसे आपको इमेजेस में दिख रहा है। देन इज स्कोलोसिस, स्पाइन साइड में कर्व हो जाती है। इन सभी के करेक्टिव मेजर्स होते हैं, जैसे कि फ्लैट फुट के लिए आप टो रेजिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, राउंड शोल्डर्स के लिए शोल्डर ब्लेड स्क्वीज कर सकते हैं, नॉक नीज के लिए साइडवर्ड वॉकिंग। अब बात करते हैं वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स। इसके देखो 3 बेनिफिट्स हैं। फिजिकल बेनिफिट, बॉडी फिट रहती है, स्टेमिना और स्ट्रेंथ बढ़ती है। नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स, जैसे कि कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, स्ट्रेस रिलीज होता है और सेल्फ एस्टीम इंप्रूव होती है। नेक्स्ट इज सोशल बेनिफिट्स, वुमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, लीडरशिप और टीम वर्क स्पिरिट डेवलप होता है। अब आता है स्पेशल कंसिडरेशन,
जैसे मेनार्क एंड मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन। मेनार्की मतलब फर्स्ट पीरियड, जब किसी लेडी को फर्स्ट पीरियड आता है दैट इज कॉल्ड मेनार्क। देन इज मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन, ये तब होता है जब कभी कभी स्पोर्ट्स वुमेन को इर्रेगुलर पीरियड्स आते हैं, जैसे कि 2-2 महीने पीरियड्स ना आना, पीरियड्स लेट आना, बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स फील होना। सो ऐसा यूजुअली तब भी हो जाता है जब आप बहुत ज़्यादा इंटेंस ट्रेनिंग करते हैं या फिर स्ट्रेस बहुत लेते हैं। नेक्स्ट इज फीमेल एथलीट ट्राइड। फीमेल एथलीट ट्राइड में 3 प्रॉब्लम्स एक साथ दिख जाती हैं, दैट इज ओस्टोपोरोसिस, जिसमें होता है बोन्स वीक होने लगती हैं, एमेनोरेहिया, जिसमें पीरियड्स बंद हो जाते हैं, देन इज ईटिंग डिसऑर्डर्स, जैसे कि क्रैश डाइटिंग, एनोरेक्सिया, बुलिमिया। अभी एनोरेक्सिया और बुलिमिया क्या है, आइए देखते हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंसान खाना खाना ही बंद कर देता है या फिर बहुत कम खाता है। उसे हमेशा लगता है कि वो ओवरवेट है, चाहे वो ऑलरेडी अंडरवेट ही क्यों ना हो। ज़्यादा डाइटिंग, एक्सेसिव एक्सरसाइज और अपने वेट को लेकर ऑब्सेसिव फियर रखना एनोरेक्सिया नर्वोसा के कॉमन साइंस हैं। इसकी वजह से एक्सट्रीम वेट लॉस हो सकता है, वीकनेस हो सकती है बॉडी में, और कभी कभी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस यानी कि डिसीजेस भी हो सकते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन इज बुलिमिया नर्वोसा। इसमें इंसान बहुत ज़्यादा खाना खाता है, बिंज ईटिंग करता है और फिर गिल्ट या फियर की वजह से फूड को बॉडी से निकालने की कोशिश करता है कि अच्छा अभी मैंने ये फास्ट फूड खा लिया, ओहो हो ये तो मेरी बॉडी के लिए नहीं सही, इट्स गोइंग टू गेन मी वेट, आई हैव टू गेट इट आउट। फिर वो उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है, वाई मीन्स ग्रीन टी पी लिया एंड सो ऑन व्हाटएवर। निकालने के तरीके फोर्सफुली वॉमिटिंग करना, लैक्सेटिव्स यूज करना या फिर एक्सट्रीम एक्सरसाइज करना, ये भी तरीके हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्वेट किया है, ग्रीन टी पी, ब्लैक कॉफ़ी पी एंड फोर्सफुली वॉमिटिंग करना। ठीक है, इस साइकिल को बिंज एंड पर्ज भी कहते हैं, राइट। बुलिमिया नर्वोसा में जो पर्सन जो जैसी हरकतें करता है उस साइकिल को बिंज एंड पर्ज कहते हैं, पहले खा लो फिर निकालो, खा लो फिर निकालो। इससे बॉडी को सीरियस डैमेज हो सकता है, जैसे डिहाइड्रेशन, डाइजेस्टिव इश्यूज और हार्ट प्रॉब्लम्स तक हो सकती हैं। सो इन शॉर्ट एनोरेक्सिया होता है खाना अवॉइड करना, हमेशा लगता है ओवरवेट है, और बुलिमिया में ज़्यादा खाना खाना, फिर गिल्ट, उसके बाद वॉमिटिंग या फिर पर्जिंग करना। तो स्टूडेंट्स एक क्विक रिकैप, WHO की एक्सरसाइज गाइडलाइंस याद रखो, पोस्टरल डिफॉर्मिटीज के टाइप्स और उनके सिंपल करेक्टिव मेजर्स क्लियर रखो, वुमेन्स पार्टिसिपेशन के फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल एंड सोशल बेनिफिट समझो, मेनार्की एंड मेंस्ट्रुअल इश्यूज की अवेयरनेस रखो, और फीमेल एथलीट ट्राइड के 3 पॉइंट्स बिल्कुल याद रखो। बस इतना क्लियर कर लो तो यूनिट 2 आपके लिए एकदम ईजी हो जाएगा। एंड आज हम कवर अप करने जा रहे हैं यूनिट 3, योगा एज अ प्रिवेंटिव मेजर फॉर लाइफस्टाइल डिसीजेस। सबसे पहले लाइफस्टाइल डिसीजेस का मतलब समझो। लाइफस्टाइल डिसीजेस वो डिसीजेस होते हैं जो गलत खाने, कम फिजिकल एक्टिविटी करने से एंड स्ट्रेस और अनहेल्दी रूटीन को फॉलो करने से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ओबेसिटी, डायबिटीज, अस्थमा, हाइपरटेंशन, बैक पेन, आर्थराइटिस। इनको कंट्रोल करने का एकमात्र बेस्ट एंड नेचुरल टूल है योगा। कहते ना योगा से ही होगा, सो योगा से ही होगा। अब देखते हैं कौन से डिसीजेस के लिए कौन से आसन यूजफुल है। सो पहला लाइफस्टाइल डिसीज है ओबेसिटी, यानी कि द सिचुएशन ऑफ ओवरवेट। सो जो लोग ओवरवेट होते हैं उनके लिए आसन हेल्पफुल हैं। ताड़ासन, ये हाइट और पोस्चर इंप्रूव करते हैं साथ ही में। नेक्स्ट इज आई एम सो सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, गलत हो तो प्लीज जस्ट पार्डन मी। कटी चक्कर आसन, इसमें वेस्ट और साइड फैट रिड्यूस होता है। देन इज पवन मुक्तासन, ये डाइजेशन इंप्रूव करता है जिससे बेली फैट भी कम होता है। देन इज हालासन, पश्चिमोत्तानासन, अर्धमत्यासंद्रासन, धनुरासन, उष्ठरासन, ये सभी बेली फैट को टोन अप करते हैं। नेक्स्ट इज सूर्य भेदन प्राणायाम, ये मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करता है। सेकेंड लाइफस्टाइल डिसीज है डायबिटीज। अब डायबिटिक पेशेंट्स के लिए जो हेल्पफुल आसन हैं दोज आर भुजंग आसन, शलभ आसन, धनुरासन, ये पैंक्रियाज और लिवर को स्टिम्युलेट करते हैं। नेक्स्ट इज मंदुकासन, सुप्ता वज्रासन,
पश्चिमोत्तानासन, ये ब्लड शुगर कंट्रोल में मदद करते हैं। नेक्स्ट इज कपालभाति प्राणायाम, ये शुगर लेवल बैलेंस करता है। अगला लाइफस्टाइल डिसीज है अस्थमा। अस्थमा पेशेंट्स के लिए हेल्पफुल आसन्स, ताड़ आसन, भुजंग आसन, धनुर आसन, गोमुख आसन, उस्त्रासन, मत्स्य आसन, ये लंग्स स्ट्रॉन्ग करते हैं और ब्रीदिंग इजी बनाते हैं। नेक्स्ट इज अनुलोम विलोम एंड कपालभाति प्राणायाम, ये बेस्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज है अस्थमा पेशेंट्स के लिए। अगला लाइफस्टाइल डिसीज है हाइपरटेंशन, हाई बीपी की प्रॉब्लम आजकल बहुत लोगों को बढ़ गई है। ऐसे लोगों को ताड़ आसन, उत्तन पदासन, अर्ध हलासन, सरल मत्स्यासन, मकर आसन, शवासन, ये सभी आसन परफॉर्म करने चाहिए। ये बॉडी को रिलैक्स करते हैं और बीपी कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा करना चाहिए नाड़ी शोधन प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, ये माइंड को काम करते हैं। अब जिन लोगों को बैक पेन और आर्थराइटिस की पेन है, ऐसे पेशेंट्स के लिए अर्ध चक्र आसन, भुजंग आसन, वक्र आसन, भद्र आसन, गोमुख आसन, मकर आसन एंड शवासन प्रैक्टिस करने चाहिए। ये बैक मसल्स को स्ट्रेंथन करते हैं। नेक्स्ट जो आप कर सकते हैं वो है नाड़ी शोधना प्राणायाम, ये पेन और स्टिफनेस को कम करता है। आज हम कर रहे हैं यूनिट 4 फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, CWSN। सो सबसे पहले तो बेसिक क्लियर कर लेते हैं कि CWSN का मतलब है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, जिनको हम दिव्यांग भी कहते हैं। इनके लिए फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये उनकी फिजिकल, मेंटल और सोशल डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि कितने टाइप की डिसेबिलिटीज़ होती हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स में। एक है कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, जब बच्चे को सीखने, समझने या फिर चीज़ों को मेंटली प्रोसेस करने में दिक्कत आती है तो उसे कॉग्निटिव डिसेबिलिटी कहते हैं। कॉग्निटिव होता है थिंकिंग से जुड़ा, ठीक है, माइंड से जुड़ा। इसका एग्जाम्पल है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्लो लर्नर्स, ठीक है। नेक्स्ट इज सेंसरी डिसेबिलिटी, जब सेंस ऑर्गन्स काम प्रॉपरली नहीं करते, जैसे कि आपको विजुअली चीज़ें प्रॉपर नहीं दिखती, ब्लाइंडनेस है या फिर हियरिंग इम्पेयरमेंट है। नेक्स्ट इज फिजिकल डिसेबिलिटी, जब बॉडी का कोई पार्ट प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता। एग्जाम्पल पैरालिसिस हो जाता है कईयों को पोलियो होता है, कईयों को सेरेब्रल पल्सी होता है। नेक्स्ट इज इमोशनल एंड बिहेवियरल डिसेबिलिटी, जब बच्चे अपने इमोशंस या फिर बिहेवियर को कंट्रोल ही नहीं कर पाते। एग्जाम्पल ADHD, ऑटिज्म। वैसे आजकल टेक्नोलॉजी के ज़माने में तो स्पेशली ये चीज़ें बहुत कॉमन पाई गई हैं। नेक्स्ट है अगर जिन बच्चों को इस तरह की डिसेबिलिटीज़ है, स्पेशल नीड्स हैं, तो उनके लिए फिजिकल एक्टिविटी कैसे बेनिफिशियल हों, अब वो देखते हैं। सबसे पहले तो ये फिजिकल डेवलपमेंट में करते हैं कि आपके मसल स्ट्रांग बनते हैं, माइंड बॉडी का कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होता है। देन साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, विल पावर बढ़ती है, सेल्फ स्टीम बढ़ती है। देन सोशल डेवलपमेंट, आपको टीम में रहना, फ्रेंडशिप करना और एक्सेप्टेंस डेवलप करना हार जीत की, ठीक है ना, ये चीज़ें सीखने को मिलता है। देन एजुकेशनल बेनिफिट्स भी होते हैं, जैसे कि आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, आपकी लर्निंग क्षमता इम्प्रूव होती है। सो बहुत बेनिफिट्स होते हैं। आई बिलीव जो बच्चे नॉर्मल भी हैं और जिनको स्पेशल नीड्स हैं, सभी को फिजिकल एक्टिविटीज़ में या एक स्पोर्ट्स इवेंट ज्वाइन करना चाहिए। इट इज़ वेरी गुड फॉर देयर ओवरऑल डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज स्ट्रैटेजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज़ इंक्लूसिव फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। एक्टिविटीज़ को सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड बनाएं। ऐसा ना हो कि आप एक्टिविटी जब एक्सप्लेन कर रहे हैं या फिर जो टास्क्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हों। सो सबकी कैपेसिटी को देखते हुए बनाने चाहिए। गेम्स को इंटरेस्टिंग और एबिलिटी के हिसाब से मॉडिफाई करें। एक्स्ट्रा टाइम और सपोर्ट दें जहाँ पर भी ज़रूरत हो किसी को। इनकरेज करें, बेइज्जती ना करें, इनकरेज करें ताकि वो टीम्स में, ऐसे गेम्स में, स्पोर्टिंग इवेंट्स में पार्टिसिपेट करें। उनके लिए पॉजिटिव और फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाएं। तो ये थी कुछ स्ट्रैटेजीज़।
अब जो ऑर्गेनाइजेशंस इनिशिएटिव्स ले रही है फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, उनमें से कुछ फेमस इनिशिएटिव्स हैं पैरालंपिक्स, जिसमें स्पेशली एबल्ड एथलीट्स के लिए वर्ल्ड लेवल पे कंपटीशन होते हैं। देन इज स्पेशल ओलंपिक्स, यहाँ पे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले एथलीट्स के लिए कॉम्पिटिशन्स होते हैं। देन इज डेफलिम्पिक्स, जिनको सुनने में दिक्कत आती है, ये जो गेम्स होती है वो उनके लिए होती हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के बारे में समझा, उनकी डिसेबिलिटीज समझी और उनके लिए फिजिकल एजुकेशन के क्या बेनिफिट्स हैं, स्ट्रैटेजीज एंड प्रोग्राम्स के बारे में समझा। सो इसी के साथ आपका यूनिट 4 जस्ट इन लेस देन 5 मिनट्स कवर हो गया। और आज हम करने जा रहे हैं यूनिट 5 स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। सो सबसे पहले तो हम कंसेप्ट समझ लेते हैं बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन का। बैलेंस डाइट मतलब ऐसी डाइट जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स सही मात्रा में हों। सभी न्यूट्रिएंट्स सही मात्रा में हो तो वो बैलेंस डाइट है, और वो है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, वाटर एंड रफेज। बैलेंस डाइट से बॉडी को एनर्जी, ग्रोथ और इम्यूनिटी सभी मिलती हैं। जनरली एक हेल्दी बैलेंस डाइट का कॉम्पोजिशन होता है कार्बोहाइड्रेट्स हों 55 से 60% ऑफ टोटल कैलोरीज, ताकि आप में एनर्जी बनी रहे। देन इज प्रोटीन्स 12 से 15% लाइक आपकी डाइट में प्रोटीन होने चाहिए। इससे आपकी डेवलपमेंट, ग्रोथ, मसल रिपेयर, इन सब के लिए काम आता है। देन फैट्स 20 to 25%, ताकि जो एनर्जी है वो रिजर्व्स उसके बन सके, ठीक है, एंड इंसुलेशन के लिए। एंड विटामिन्स एंड मिनरल्स आपको 3 से 5% रखने चाहिए लाइक डेली अपनी बैलेंस डाइट में, ताकि आपकी बॉडी रेगुलरली अच्छे से फंक्शन परफॉर्म करे। एंड नेक्स्ट इज वाटर एंड रफेज, ये हाइड्रेशन और डाइजेशन के लिए है। मतलब सिंपल शब्दों में प्लेट में सब कुछ होना चाहिए पर बैलेंस के साथ, लाइक आधा हिस्सा कार्ब्स का हो, 1/4 फैट्स का और 1/4 प्रोटीन्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा मैक्रो एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ज़्यादा मात्रा में हमें चाहिए होते हैं। ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स हमें मिल जाता है राइस, रोटी, ब्रेड, पोटैटोज से। प्रोटीन्स हमें मिलता है दाल, मिल्क, पनीर, सोयाबीन एंड पल्सेस से। फैट्स हमें मिल जाते हैं नट्स, ऑयल, घी एंड बटर से, ठीक है। नेक्स्ट इज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये कम मात्रा में चाहिए लेकिन हमारी बॉडी को अच्छे से फंक्शन करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं विटामिन ए जो आँखों के लिए अच्छा है, विटामिन डी बोन्स के लिए, विटामिन सी इम्यूनिटी के लिए, विटामिन के ताकि ब्लड क्लॉट्स ना बने। देन इज मिनरल्स, आयरन ब्लड के लिए, कैल्शियम बोन्स के लिए, आयोडीन थायराइड के लिए एंड जिंक हीलिंग के लिए। गॉट इट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट। न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स होते हैं जो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स एंड वाटर। नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स होते हैं जो डायरेक्टली हमें एनर्जी नहीं देंगे लेकिन हेल्थ के लिए ज़रूरी हैं। एग्जाम्पल फाइबर या फिर रफेज भी कह देते हैं उसे, जो कि डाइजेशन के लिए है। देन फ्लेवरिंग एजेंट्स हो गए, फूड कलर्स हो गए, प्रिजर्वेटिव्स हो गए। नाउ ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल, हेल्दी वेट मतलब बीएमआई के हिसाब से नॉर्मल वेट मेंटेन करना। पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग, एक्सट्रीम डाइटिंग या फिर क्रैश डाइटिंग हमारे लिए हार्मफुल होता है, इससे वीकनेस हो सकती है, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। फूड इंटॉलरेंस, जब बॉडी कुछ फूड डाइजेस्ट नहीं कर पाती, एग्जाम्पल कुछ लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, कुछ लोग ग्लूटेन इंटॉलरेंट होते हैं। फूड मिथ्स भी हैं कुछ, जैसे कार्ब्स खाने से हमेशा मोटापा बढ़ता है या फैट्स खाना हमेशा अनहेल्दी होता है, ये मिथ्स गलत होते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ डाइट इन स्पोर्ट्स, प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट कॉम्पिटिशन। प्री कॉम्पिटिशन यानी कि कॉम्पिटिशन से पहले लाइट खाओ,
इजीली डाइजेस्टेबल खाओ और हाई कार्ब्स हो ताकि आप में एनर्जी बनी रहे। फॉर एग्जांपल फ्रूट्स हो गया, ब्रेड हो गए, राइस हो गए, ओट्स हो गए। हैवी फैट और स्पाइसी फूड्स आपको प्री स्पोर्टिंग इवेंट्स या फिर प्री वर्कआउट से पहले अवॉइड करने चाहिए। देन ड्यूरिंग कंपटीशन आपको क्विक एनर्जी सोर्सेज चाहिए, एग्जाम्पल ग्लूकोज, स्पोर्ट्स ड्रिंक्स, बनानास या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है। पोस्ट कंपटीशन आपकी बॉडी को रिकवरी के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, कार्ब्स एंड प्रोटीन। एग्जाम्पल मिल्क, पनीर, पल्सेस, एग्स, नट्स। सो इसी के साथ स्टूडेंट्स हमने यूनिट 5 कवर अप कर लिया है, जिसमें हमने बैलेंस डाइट के बारे में समझा, जिसमें सभी न्यूट्रिएंट सही मात्रा में हो। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में समझा, जिसमें कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स आ जाते हैं। माइक्रो के बारे में समझा, जिसमें विटामिन एंड मिनरल्स आ जाते हैं। न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स आपको क्लियर रखने चाहिए। वेट कंट्रोल के लिए क्रैश डाइटिंग और मिथ से प्लीज़ बचो, और स्पोर्ट्स के लिए डाइट का टाइमिंग एंड क्या खाना है ये याद रखो। बस इतना याद रख लिया तो यूनिट 5 आपका अच्छे से क्लियर है। और आज हम करने वाले हैं यूनिट नंबर 6, टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन स्पोर्ट्स। सबसे पहले तो हमें कॉन्सेप्ट्स को समझना है, ठीक है, कि टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन होता क्या है। टेस्ट एक टूल या इंस्ट्रूमेंट की तरह है जो परफॉर्मेंस को मेजर करने में हेल्प करता है। टेस्ट हो गया 100 मीटर रन आपको करनी है टू चेक योर स्पीड। मेजरमेंट हो गया कि आपने इस 100 मीटर रन को कितनी देर में कंप्लीट करा। इवैल्यूएशन हो गया जब हमने आपका टेस्ट ले लिया, उसे मेजर कर लिया, अब इवैल्यूएट किया। जैसे कि अगर आपने 100 मीटर रन 14 सेकंड्स में पूरी करी है, सो इसे हम एवरेज परफॉर्मेंस कहेंगे। ओके, एनी इवैल्यूएशन के बेसिस पर भी विनर्स डिसाइड होते हैं। नेक्स्ट इज, अब ये टेस्ट एंड मेजरमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है स्पोर्ट्स में। देखो, टेस्ट एंड मेजरमेंट ना प्लेयर की एबिलिटी और उसकी परफॉर्मेंस को ऑब्जेक्टिवली जज करते हैं, कोई बायसनेस नहीं होती। ठीक है, ये रेस थी, आपके सामने हुई, ये इसका स्कोर है, उसके बेसिस पे ये विनर है। सो दिस इज ऑब्जेक्टिवली जज करना। टेस्ट एंड मेजरमेंट जब हम ट्रेनिंग करते हैं, राइट, तो उस टाइम पे टेस्ट एंड मेजरमेंट एक कैंडिडेट, एक प्लेयर के वीक एंड स्ट्रॉन्ग एरियाज को आइडेंटिफाई कर लेता है। कोच को पता चलता है कि इस पर्सन की यहाँ वीकनेसेस है, यहाँ पे ऐसे ट्रेन करना ताकि ये जीत सके। एंड टेस्ट एंड मेजरमेंट टीम सिलेक्शन और ग्रेडिंग में भी हेल्प करता है। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट की जो हमें पता होने चाहिए, जिसमें से पहला टेस्ट है आफर। आफर इज अ यूथ फिटनेस टेस्ट, जिसकी फुल फॉर्म है अमेरिकन अलायंस फॉर हेल्थ, फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन। रिपीट आफ्टर मी, आफर टेस्ट की फुल फॉर्म है अमेरिकन अलायंस फॉर हेल्थ, फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन। ये एक स्टैंडर्ड टेस्ट है जो आपकी ओवरऑल फिटनेस को मेजर करता है। अब ओवरऑल फिटनेस में क्या आ जाते हैं? स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस, एजिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, सब कुछ इस टेस्ट से पता चल जाता है। इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि बॉयज़ को पुलअप्स लगवाना या और गर्ल्स को आर्म हैंग्स लगवाना। ठीक है, इससे बॉडी स्ट्रेंथ पता चलती है। सिटअप्स करवाना एटलीस्ट 1 मिनट तक, इससे आपकी एब्डोमिनल स्ट्रेंथ पता लगती है। शटल रन करवाना, 4 सेट्स करवाना 10 मीटर के, इससे एजिलिटी पता लगती है। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, ये आपकी लेग की पावर बता देती है। 50 यार्ड डैश, ये स्पीड बता देती है। एंड 600 यार्ड रन या फिर वॉक आपकी एंड्योरेंस बता देती है। सो इस तरह के कुछ टेस्ट इसमें लिए जाते हैं, इसके कंपोनेंट्स हैं। नेक्स्ट इज मोटर फिटनेस टेस्ट। अब मोटर फिटनेस टेस्ट में आता है बैरो 3 आइटम टेस्ट। अब बैरो 3 आइटम टेस्ट ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट है, उसके नाम पर रखा गया है। ठीक है, ये टेस्ट स्पेसिफिकली मोटर फिटनेस मेजर करता है, जिसमें आ जाता है एजिलिटी, स्ट्रेंथ एंड एक्सप्लोसिव पावर। इसके कंपोनेंट्स हैं स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, ये एक्सप्लोसिव लेग स्ट्रेंथ बताते हैं। जिगजैग रन, ये एजिलिटी बताते हैं। मेडिसिन बॉल थ्रो, ये आर्म एंड शोल्डर की स्ट्रेंथ बताते हैं। नेक्स्ट टेस्ट इज हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। अब हार्वर्ड स्टेप टेस्ट क्यों होता है? ये आपकी कार्डियोवास्कुलर फिटनेस को मेजर करता है। ठीक है,
यानी कि आपकी हार्ट एंड लंग्स की वर्किंग कैपेसिटी को जांचता है, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। इसका प्रोसीजर होता है, आपको 20 इंच स्टेप पे 5 मिनट तक चढ़ना उतरना है और फिर से पल्स रेट चेक करना है, फिटनेस इंडेक्स करके फिटनेस इंडेक्स कैलकुलेट करना है। आपको क्या करना है, 20 इंच के स्टेपर्स होते हैं ना, उस पर 5 मिनट तक चढ़ना उतरना है और फिर जो आपका पल्स रेट है वो चेक करके फिटनेस इंडेक्स अपना कैलकुलेट करना है, जिसका फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है। फॉर एंड्योरेंस, अब एंड्योरेंस के लिए कूपर्स 12 मिनट रन या फिर वॉक टेस्ट है। इस टेस्ट को केनेथ कूपर, एक अमेरिकन डॉक्टर ने डेवलप किया है। कूपर्स 12 मिनट रन या फिर वॉक टेस्ट केनेथ कूपर अमेरिकन डॉक्टर के नाम पे है। स्टूडेंट 12 मिनट में जितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा वो उसकी इंड्योरेंस का लेवल शो करता है। ओके, नेक्स्ट इज केरॉस वेबर टेस्ट। अभी केरॉस वेबर टेस्ट आपकी स्ट्रेंथ को जज करता है। ये टेस्ट एब्डोमिनल और बैक मसल्स होते हैं ना, जो आपके एब्डोमिन एंड बैक मसल्स की स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी को चेक करता है। जो टेस्ट आपके एब्डोमिन और बैक मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी को चेक करे, दैट इज केरॉस वेबर टेस्ट। इस टेस्ट में 6 सिंपल एक्सरसाइजेज होते हैं। अगर कोई एक भी फेल हो जाए तो पूरा का पूरा टेस्ट फेल्ड माना जाता है। गॉट इट? अब क्विक रिकैप, आफर टेस्ट ओवरऑल फिटनेस बताता है, जो बैरो टेस्ट है वो मोटर फिटनेस टेस्ट है, जो हार्वर्ड स्टेप है ये आपकी कार्डियो फिटनेस बताते हैं, जो कूपर टेस्ट है वो आपकी एंड्योरेंस जज करता है, एंड जो केरॉस वेबर टेस्ट है वो आपकी मसल स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी को जज करता है। सो स्टूडेंट्स, बस इतना याद कर लो और आपका यूनिट 6 बिल्कुल कवर अप हो जाएगा। और आज हम करने जा रहे हैं यूनिट 7, फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। सबसे पहले तो फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स जान लेते हैं। ऐसे कौन से फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो आपकी फिटनेस लेवल को डिटरमाइन करते हैं? ये फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स बेसिकली 5 होते हैं: स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एजिलिटी। स्ट्रेंथ तो आप सब लोग वाकिफ हैं कि तुम्हारे में ताकत कितनी है, ठीक है। एंड्योरेंस होता है आपके, कई लोग आपने देखा है कि थोड़ा सा काम करने पे थक जाते हैं, तो कई लोग काफ़ी ज़्यादा काम करने के बाद भी प्रॉपर आपको फिट एंड फाइन लगेंगे। तो जो लोग बहुत ज़्यादा थक जाते हैं उनका एंड्योरेंस काफ़ी वीक है। एंड्योरेंस होता है आपकी हार्ट और लंग्स की एबिलिटी लॉन्ग टाइम तक काम करने की, ठीक है। स्पीड, आप कितना तेज़ हो या कितना धीरे हो। फ्लेक्सिबिलिटी, आप अपनी जॉइंट्स को कितना स्मूथली मूव कर सकते हो। एंड एजिलिटी, कई लोगों की मूवमेंट्स बड़ी क्विक एंड शार्प होती हैं, ठीक है, और कई लोगों की बड़ी स्लो होती हैं। तो यहाँ ये एजिलिटी होती है। इस पर्सन की एजिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इस पर्सन की एजिलिटी काफ़ी वीक है। दिस पर्सन नीड्स टू वर्क ऑन देयर एजिलिटी पार्ट। नाउ अगला टॉपिक है इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम। रेगुलर एक्सरसाइज मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, ये हम सबको पता है, ठीक है। अब एक्सरसाइज करने से आपके मसल्स का साइज भी बढ़ेगा, पावर भी बढ़ेगी, ज़्यादा वेट उठा पाओगे। और जो लड़के लोग हैं अगर जिम में जाते हैं तो मसल्स का साइज बढ़ाने जाते हैं। एक्सरसाइज से और क्या बेनिफिट्स होते हैं? आपका जो ब्लड सप्लाई है बॉडी में वो इम्प्रूव होता है, ऑक्सीजन ज़्यादा मिल पाती है, मसल्स में क्या कहते हैं ना, थकान कम होती है और आप ज़्यादा एक्टिव रह पाते हो, और माइंड एंड बॉडी की जो कोऑर्डिनेशन है वो भी इम्प्रूव हो जाती है। सो एक्सरसाइज के बहुत बेनिफिट्स होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि हमारे हार्ट एंड लंग्स के लिए एक्सरसाइज का क्या इम्पैक्ट है। देखो, हार्ट हेल्थ अच्छी बनाती है एक्सरसाइज, पंपिंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है, रेस्टिंग हार्ट रेट कम हो जाता है विच इज़ अ वेरी गुड साइन। रेस्टिंग हार्ट रेट होता है कि जब आपकी बॉडी कोई भी वर्कआउट नहीं कर रही है, बिल्कुल रेस्टिंग स्टेट पे है, तब उस मोमेंट पे आपका हार्ट कितना बीट कर रहा है। नॉर्मल जो हार्ट रेट जो बीट करने की वो है कैपेसिटी, दैट इज़ 60 बीट्स पर मिनट। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपके हार्ट को ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगाना पड़ता, तो वो 50 भी नॉर्मल अच्छा गिना जाता है। सो एक्सरसाइज से हार्ट रेट, रेस्टिंग हार्ट रेट कम हो जाता है, ठीक है।
और क्या होता है, लंग्स की ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, ब्लड सर्कुलेशन बेटर हो जाता है, लैक्टिक एसिड रिमूव फास्ट होता है आपकी बॉडी से। नेक्स्ट टॉपिक है फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू एजिंग। अब एजिंग के साथ क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं? एजिंग के साथ हमारी स्ट्रेंथ कम होती है, हमारा मसल मास कम होता है, जॉइंट स्टिफ हो जाती है, अकड़न आ जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी घट जाती है, बोन्स फ्रेजाइल हो जाती हैं, ओस्टियोपोरोसिस होने का वो रहता है रिस्क, हार्ट और लंग्स की एफिशिएंसी कम हो जाती है, रिकवरी टाइम ज़्यादा लगता है। और जो स्पोर्ट्स इंजरीज है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा, स्पोर्ट्स इंजरीज कितने प्रकार की होती हैं? बेसिकली 2 प्रकार की होती हैं, सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज एंड बोन एंड जॉइंट इंजरीज। पहले पढ़ते हैं सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज। सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज आ जाती हैं 6 टाइप्स की। अब्रेशन, अब्रेशन होता है जब आप गिरते हो तो आपकी स्किन छिल जाती है ना, उसको अब्रेशन कहते हैं। कॉन्टूशन, जब आपकी स्किन पे कोई नील या कोई निशान पड़ जाए ना, ब्लू ब्लैक मार्क, तो उसको कॉन्टूशन कहते हैं। अब्रेशन क्या होता है? गिरने पर स्किन का छिल जाना इज अब्रेशन। कॉन्टूशन होता है स्किन पे नील पड़ जाना। लैसिरेशन, लैसिरेशन होता है स्किन का फट जाना। कहते हैं ना कईयों का मांस फट गया कि उन्होंने जैसे बॉक्सिंग इतना वो विथ सो मच स्ट्रेंथ फोर्स से बॉक्सिंग करी कि उनका मांस ही फट गया, दैट इज लैसिरेशन। इंसीजन, शार्प कट लग जाना। स्प्रेन, कोई लिगामेंट इंजरी को स्प्रेन कहते हैं। स्ट्रेन, मसल या टेंडन इंजरी को स्ट्रेन कहते हैं। तो ये थी सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज। अगला है बोन एंड जॉइंट इंजरीज। कई लोग आपने सुना है कि वर्कआउट ऐसा करा है या स्पोर्ट्स में बोन डिसलोकेट, जॉइंट की जो बोन है ना वो अपनी जगह से हिल जाती है, इसको डिसलोकेशन कहते हैं। जब जॉइंट की बोन अपनी जगह से हिल जाए उस सिचुएशन को डिसलोकेशन कहते हैं। आमतौर पे बहुत सारे स्पोर्ट्स एंड जिम गाइज को शोल्डर पे डिसलोकेशन फेस करनी पड़ती है। फ्रैक्चर्स, अगला है बोन एंड जॉइंट इंजरीज में फ्रैक्चर्स। अब फ्रैक्चर्स भी 5 तरह के हैं। ग्रीन स्टिक यानी कि हाफ क्रैक हो जाना बच्चों में कॉमन है। अगला है कम्युनिटेड, जिसमें कि बोन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, इट्स वेरी पेनफुल। अगला टाइप ऑफ फ्रैक्चर है ट्रांसवर्स, स्ट्रेट लाइन ऑफ फ्रैक्चर कहते हैं इसे। नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रैक्चर इज ओब्लीक, एंगल्ड फ्रैक्चर कह देते हैं। एंड नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रैक्चर इज इम्पैक्टेड, बोन के टुकड़े एक दूसरे में घुस जाए तो उसे इम्पैक्टेड फ्रैक्चर कहते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है फर्स्ट एड इन स्पोर्ट्स इंजरीज। इंजरीज के लिए सिंपल रूल है राइस प्रिंसिपल, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन, एलिवेशन। रेस्ट इज इंजर्ड पार्ट को आराम देना, आइस इज स्वेलिंग और पेन कम करती है, ठीक है। कंप्रेशन, बैंडेज वगैरह लगा लें आप। एलिवेशन, इंजर्ड पार्ट को ऊपर रखने से स्वेलिंग थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। सो आज हमने फिटनेस के 5 फैक्टर्स पढ़ लिए, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी। एक्सरसाइज का मसल्स पे क्या इम्पैक्ट है वो पढ़ लिया, हार्ट एंड लंग्स पे क्या इम्पैक्ट है वो भी पढ़ लिया, एजिंग से क्या होता है वो भी देखा, और इंजरीज, सॉफ्ट टिश्यू एंड बोन फ्रैक्चर्स इनके बारे में भी स्टडी कर लिया। एंड देन फर्स्ट एड विच इज़ वाया राइस प्रिंसिपल हमने वो भी कवर अप कर लिया। सो दोस्तों इसी के साथ हमारा क्लास 12 यूनिट 7 कवर अप होता है इन जस्ट 7 मिनट्स। और आज हम करने वाले हैं बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स। इसमें पहला कॉन्सेप्ट है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इन स्पोर्ट्स। सो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी कि बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। एग्जाम्पल, फुटबॉल ग्राउंड पे बॉल तब तक रुकती नहीं है जब तक फ्रिक्शन या फिर प्लेयर का फुट फोर्स ना लगाए। सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, इसका फॉर्मूला है फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मतलब जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा, मतलब जितनी रेस देंगे उतना ज़्यादा कार आगे जाएगी। एग्जाम्पल, क्रिकेट में बॉलर अगर फास्ट रनअप लेगा तो बॉल और तेज़ स्पीड से निकलेगी। गॉट इट? थर्ड लॉ है एक्शन रिएक्शन।
हर एक्शन का इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। एग्जाम्पल, जब एथलीट ग्राउंड पे पुश करता है तो ग्राउंड उसको ऊपर की तरफ इक्वली रिएक्ट करता है, इससे हाई जंप पॉसिबल है। सो दोस्तों, ये थे न्यूटन के 3 लॉज ऑफ मोशन। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है टाइप्स ऑफ लीवर्स एंड देयर एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स। सबसे पहले समझिए कि लीवर होता क्या है। लीवर एक सिंपल मशीन है। क्या है? लीवर एक सिंपल मशीन है जिसमें 3 चीज़ें होती हैं। फैल्क्रम यानी कि जो सपोर्ट पॉइंट है, लोड जो वेट उठाता है, एंड एफर्ट जो फोर्स लगाता है। लीवर एक मशीन है जिसमें 3 चीज़ें मेन होती हैं। फैल्क्रम जो सपोर्ट पॉइंट है, लोड जो वेट उठाता है, एंड एफर्ट जो फोर्स लगाता है। ह्यूमन बॉडी अपने आप में एक नेचुरल लीवर सिस्टम है। अब लीवर 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट क्लास लीवर, जिसमें क्या होता है कि फैल्क्रम बीच में होता है, यानी सपोर्ट सेंटर में होता है। एक साइड लोड होता है और दूसरी साइड एफर्ट होता है। एग्जाम्पल, जब हम अपना सर ऊपर नीचे करते हैं, ठीक है, नोड करते हैं, यहाँ नेक जॉइंट फैल्क्रम है, वो सपोर्ट पॉइंट है। हेड का वेट लोड है और नेक मसल्स एफर्ट लगा रहे हैं। स्पोर्ट्स में अगर हम इसका एग्जाम्पल लें तो सीसॉ हो गया, जैवलिन थ्रो हो गया, जैवलिन थ्रो के पुश हो गया, फुटबॉल गोल कीपिंग, हेड मूवमेंट, ठीक है। अब है सेकंड क्लास लीवर, जिसमें लोड बीच में होता है। पहले फैल्क्रम यानी कि सपोर्ट बीच में था, अब लोड बीच में है सेकंड क्लास लीवर में, यानी वेट सेंटर में होता है। एक तरफ फैल्क्रम और दूसरी तरफ एफर्ट। एग्जाम्पल, जब हम टो पे खड़े होते हैं, यहाँ टो फैल्क्रम है, बॉडी का वेट लोड है और काफ मसल्स एफर्ट लगा रहे हैं। अगर स्पोर्ट्स में हम एग्जाम्पल लें तो पुशअप्स हो गया, लॉन्ग जंप हो गया, टेक ऑफ हो गया। अब बात करते हैं थर्ड क्लास लीवर की, जिसमें एफर्ट बीच में होता है, यानी फोर्स सेंटर में होगा, एक तरफ लोड होगा और दूसरी तरफ फैल्क्रम होगा। एग्जाम्पल, जब हम बाइसेप कर्ल करते हैं, यहाँ एल्बो जॉइंट हमारा फैल्क्रम है, हैंड में डंबल जो हम उठाया होता है दैट इज़ लोड, और बाइसेप मसल एफर्ट लगा रहा है, ठीक है। जब बाइसेप कर्ल के टाइम क्या होता है, एल्बो जॉइंट हमारा फैल्क्रम है, दैट इज द सपोर्ट पॉइंट, हैंड में डंबल हमारा लोड है एंड बाइसेप हमारा एफर्ट लगा रहा है। स्पोर्ट्स की बात करें तो फिर क्रिकेट बैट चलाना, हॉकी स्टिक शॉट, जैवलिन थ्रो, ये थर्ड क्लास लीवर के एग्जाम्पल है। इन शॉर्ट, फर्स्ट क्लास लीवर में फैल्क्रम बीच में है, जैसे हमने नेक मूवमेंट का एग्जाम्पल लिया था, नेक का जॉइंट फैल्क्रम है। सेकेंड क्लास लीवर में लोड बीच में है, जैसे कि टो रेस, ठीक है, टो सपोर्ट है। थर्ड क्लास लीवर में हमने बात करी थी कि एफर्ट बीच में होगा, यानी कि बाइसेप कर्ल, जैसे क्रिकेट शॉट। अब थर्ड कॉन्सेप्ट है इक्विलिब्रियम एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इक्विलिब्रियम का मतलब है बैलेंस स्टेट, ठीक है। अब बैलेंस स्टेट ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, यानी कि जब बॉडी रेस्ट में बैलेंस करे। एग्जाम्पल, जब कोई योगी ट्री पोज या फिर हेड स्टैंड करता है, हेड स्टैंड देखा है ना, कि या तो बॉडी हिल नहीं रही पर बैलेंस मेंटेन है, दैट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम, बैलेंस में है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम, जब बॉडी मोशन में होते हुए भी बैलेंस मेंटेन करे। एग्जाम्पल, जब एक जिम्नास्ट फ्लिप करता है, या फिर आप देखते हो ना कि जब कोई जिम्नास्ट है फ्लिप करी जा रहा है बॉडी एंड फुल ऑन क्लीन मूवमेंट, दैट इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। मोशन के बीच भी वो अपना बैलेंस मेंटेन कर लेते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब है वो एक पॉइंट जहाँ पूरी बॉडी का वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर आप अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लो कर देते हैं तो आप और ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं। एग्जाम्पल, रेसलर जब नीचे स्क्वाट पोजीशन लेता है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो हो जाता है और उसको गिराना मुश्किल हो जाता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी में साफ स्पष्ट यही बात है कि एक ऐसा पॉइंट जहां आपकी पूरी बॉडी का वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट है फ्रिक्शन इन स्पोर्ट्स। फ्रिक्शन सिंपल शब्दों में मतलब है दो चीज़ों के सरफेस जब रब करते हैं
तो जो रगड़ फील होती है उसे फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। जब दो सरफेसेस आपस में रब करते हैं तो जो रगड़ फील होती है ना, दैट इज़ फ्रिक्शन। कभी आपने देखा होगा, अगर आप रोड पे स्मूथ चप्पल पहनो तो स्लिप कर जाती है, लेकिन स्पोर्ट्स शूज़ पहनो तो ग्रिप बन जाती है। यही फ्रिक्शन का काम है, कभी स्लिप होने से बचाता है, कभी स्मूथ स्लाइड कराता है। जब ज़्यादा फ्रिक्शन होती है तो ग्रिप स्ट्रॉन्ग होती है। एग्जाम्पल, फुटबॉल में जो शूज़, फुटबॉल के शूज़ होते हैं ना, जो उसमें स्टड्स होते हैं ताकि ग्राउंड पे ग्रिप मिले। रेसलर्स भी मिट्टी में फ्रिक्शन का यूज़ करते हैं स्टेबल रहने के लिए। जब फ्रिक्शन कम होती है तब मूवमेंट स्मूथ होती है। एग्जाम्पल, आइस स्केटिंग या स्कीइंग, यहाँ कम फ्रिक्शन चाहिए ताकि स्मूथ स्लाइड हो। यानी कि जहाँ फ्रिक्शन कम है वहाँ मूवमेंट स्मूथ है, जहाँ फ्रिक्शन ज़्यादा है वहाँ मूवमेंट कह लो स्मूथ नहीं है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है प्रोजेक्टाइल इन स्पोर्ट्स। प्रोजेक्टाइल क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट जो थ्रो होने के बाद सिर्फ ग्रेविटी और एयर रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। आपने एक ऑब्जेक्ट, कोई बॉल मान लो थ्रो कर दी, तो उसके बाद वो ग्रेविटी और एयर रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स हैं इसके शॉर्ट पुट, डिस्कस, जैवलिन, फुटबॉल की किक्ड बॉल। मान लो आपने बॉल थ्रो करनी है, बॉल कितनी दूर जाएगी डिसाइड होता है 3 फैक्टर्स से: एंगल ऑफ रिलीज, स्पीड ऑफ रिलीज, हाइट ऑफ रिलीज। आपने बॉल थ्रो करी, अब वो कितनी दूर जाएगी, ये 3 फैक्टर्स पे डिपेंड है। एंगल क्या है आपकी रिलीज का, स्पीड क्या थी और हाइट क्या थी, डिटेल में देखते हैं। एंगल ऑफ रिलीज यानी कि किस एंगल पे बॉल आपने फेंकी है। सोचो आप क्रिकेट बॉल सीधा ऊपर 90 डिग्री पर फेंको, बॉल ऊपर जाएगी पर वापस वहीं गिर जाएगी। अगर आप बॉल को बहुत नीचे 20-30 डिग्री पे फेंको तो बॉल थोड़ा सा दूर जाएगी पर ज़मीन पे जल्दी टच करेगी। सो बेस्ट क्या है, बीच का रास्ता। अगर आप 45 डिग्री के एंगल पे बॉल को फेंकोगे, इससे बॉल की हाइट भी जाएगी और डिस्टेंस भी कवर करेगी। जैसे कि जो जैवलिन थ्रोअर्स हैं और डिस्कस थ्रोअर्स हैं, हमेशा ट्राई करते हैं कि 45 डिग्री के एंगल पे ही बॉल को रिलीज़ करें। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ रिलीज, कितनी तेज़ से आपने बॉल फेंकी। अगर आप 45 डिग्री पे बॉल फेंको पर धीरे से, तो वो ज़्यादा दूर नहीं जाएगी, लेकिन अगर आप सेम एंगल पर फुल स्पीड से बॉल फेंको तो वो दूर जाएगी। मतलब कि स्पीड जितनी ज़्यादा होगी प्रोजेक्टाइल उतना ही दूर ट्रैवल करेगा। एग्जाम्पल, जैवलिन प्लेयर जितना फास्ट रनअप लेके रिलीज करेगा उतनी ही दूर जाएगी बॉल, ठीक है। अगला है हाइट ऑफ रिलीज, यानी कि कितनी ऊंचाई से बॉल छोड़ी। आप ग्राउंड से बॉल फेंको और एक टॉल बास्केटबॉल प्लेयर हुप के लेवल से बॉल फेंको, दोनों के एंगल और स्पीड सेम है, पर टॉल प्लेयर की बॉल ज़्यादा दूर जाएगी क्योंकि उसने हाइट से रिलीज़ किया। एग्जाम्पल, शॉर्टपुट प्लेयर्स को बॉल शोल्डर के ऊपर से रिलीज़ करते हैं ताकि उन्हें एक्स्ट्रा हाइट मिले और डिस्टेंस भी इंक्रीज़ हो, ठीक है। दिस इज़ द रीज़न कि जो शॉर्टपुट प्लेयर्स आप देखोगे वो शोल्डर के ऊपर से बॉल रिलीज़ करते हैं। सो सिंपल शब्दों में आपको याद रखना है, प्रोजेक्टाइल क्या है, एंगल प्लस स्पीड प्लस हाइट। प्रोजेक्टाइल में एंगल, स्पीड, हाइट है। एंगल सही होगा यानी कि आइडियल है 45 डिग्री, तो डायरेक्शन ठीक होगी। स्पीड ज़्यादा होगी तो डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेंगे, हाइट ज़्यादा होगी तो रेंज और लंबी होगी। इसी वजह से जैवलिन थ्रोअर्स एंगल और स्पीड दोनों पे ध्यान देते हैं बेस्ट डिस्टेंस के लिए। सो दोस्तों, इसी के साथ हमने यूनिट 8 कवर अप कर लिया है, जहाँ पे एक छोटा सा क्विक रिकैप मैं दे देती हूँ, जिसमें हमने सीखा है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, जिसमें फर्स्ट लॉ है इनर्शिया का। फुटबॉल की बॉल तब तक रुकती नहीं है जब तक आप उस पर फोर्स लगा के ना रुकें। सेकेंड लॉ है फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, जितना ज़्यादा फोर्स उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन। थर्ड लॉ है एक्शन रिएक्शन, एथलीट ग्राउंड पुश करता है, ग्राउंड उसको ऊपर लिफ्ट करता है। नेक्स्ट था टाइप ऑफ लीवर्स, फर्स्ट क्लास जिसमें कि फैल्क्रम बीच में है, सेकेंड क्लास जिसमें लोड बीच में है, एंड थर्ड क्लास जिसमें एफर्ट बीच में है। थर्ड हमने देखा इक्विलिब्रियम एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इक्विलिब्रियम इज अबाउट बैलेंस, ये 2 तरह का है, स्टैटिक एंड डायनेमिक। स्टैटिक में एक योगा पोज आप कह लो, और डायनेमिक में आप जिमनास्ट फ्लिप कह लो, डांस कह लो। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर लो होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, यानी कि वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। नेक्स्ट हमने देखा फ्रिक्शन इन स्पोर्ट्स, ज़्यादा फ्रिक्शन तो स्ट्रॉन्ग ग्रिप मिलेगी, जैसे कि फुटबॉल, स्टड्स, रेसलिंग। कम फ्रिक्शन होगा तो स्मूथ स्लाइड होगा, जैसे आइस स्केटिंग, स्कीइंग।
फिर हमने देखा प्रोजेक्टाइल इन स्पोर्ट्स। प्रोजेक्टाइल इन स्पोर्ट्स 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एंगल, स्पीड एंड हाइट। एंगल 45 डिग्री बेस्ट डिस्टेंस के लिए, स्पीड जितनी ज़्यादा होगी उतना दूर जाएगा, एंड हाइट जितनी ज़्यादा होगी उतना लंबा पाथ होगा। सो बस यही था यूनिट 8 में, और आज हम कवर अप करने वाले हैं यूनिट नंबर 9, साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। अब साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट पहला टॉपिक हम करते हैं पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी को बहुत सारे लोग ना अपीयरेंस से कंफ्यूज कर देते हैं, बट आप कैसे दिखते हो दैट इज नॉट योर पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी होती है कि एक इंसान के थॉट्स, उसकी फीलिंग्स, उसका बिहेवियर, ये सब मिल के एक बंदे की पर्सनैलिटी बनाते हैं, और हर बंदे की पर्सनैलिटी एक दूसरे बंदे से डिफरेंट होती है, ठीक है। कार्ल जंग के हिसाब से पर्सनालिटी 2 तरह की है, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। यू बेटर नो अबाउट इट, ठीक है। इंट्रोवर्ट वो लोग होते हैं जो शांत, रिजर्व स्वभाव के हैं, और एक्सट्रोवर्ट वो लोग होते हैं जो आउटगोइंग है, एनर्जेटिक है, जिन्हें लोगों से बात करना पसंद है, ठीक है। एक वैसे एम्बीवर्ट भी होते हैं जो इन दोनों का मिक्सचर होते हैं। अब बात करते हैं बिग 5 पर्सनालिटी थ्योरी की। बिग 5 पर्सनालिटी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 5 ट्रेड्स आते हैं, 5 पर्सनालिटी ट्रेड्स हैं, जिसमें एक है ओपननेस। ओपननेस वो एबिलिटी या क्वालिटी है कि आप न्यू चीज़ों के लिए कितना ओपन है, न्यू एक्सपीरियंसेस के लिए कितना ओपन है। नेक्स्ट इज कंसाइंटियसनेस। ये क्वालिटी बताती है कि आप डिसिप्लिन्ड और ऑर्गेनाइज्ड हैं या नहीं हैं। अगला है एक्स्ट्रावर्जन। एक्स्ट्रावर्जन इज सिमिलर टू एक्सट्रोवर्ट, विच मीन्स आउटगोइंग, फ्रेंडली। एग्रीएबलनेस, कि आप कोऑपरेटिव हैं कि नहीं हैं। न्यूरोटिसिज्म, आप स्ट्रेस और एंजाइटी को कितना हैंडल कर पाते हैं, दैट इज योर न्यूरोटिसिज्म। सो दीज आर बिग 5 पर्सनालिटी थ्योरी। स्पोर्ट्स में एक एथलीट की पर्सनालिटी उनके परफॉर्मेंस और टीम रिलेशन दोनों पे असर डालती हैं, ठीक है। अगला टॉपिक है मोटिवेशन। टाइप्स एंड टेक्निक्स हम इसमें डिस्कवर करेंगे, ठीक है। मोटिवेशन होता क्या है, एक इनर ड्राइव जो हमें एक्शन लेने पर मजबूर कर देती है कि व्हाट्स योर मोटिवेशन बिहाइंड डूइंग दिस, हम पूछते हैं ना। अब मोटिवेशन 2 तरह के हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक है जो हमें अंदर से मोटिवेशन महसूस होता है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है कि कोई बाहर से हमें मोटिवेट कर रहा है कि तुम करो तुम करो तुम करो, ठीक है। अब कुछ टेक्निक्स हैं जो आपका मोटिवेशन इम्प्रूव कर सकती है, जिसमें से सबसे फेमस टेक्निक है गोल सेटिंग। अपने गोल बनाओ, गोल्स को क्लियर रखो, और वो गोल्स आपके लिए एक मोटिवेशन रहेगा कि मुझे इस गोल को अचीव करना है, यू विल फील बेटर, ठीक है। पॉजिटिव फीडबैक, जब आप किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं और लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं तो आप और मोटिवेटेड होगे कि आप और ज़्यादा अच्छा करो, और ज़्यादा ये काम करो। रिवॉर्ड सिस्टम, अगर आपको इससे रिवॉर्ड मिल रहा है, जैसे जॉब करने से सैलरी मिल रही है, ठीक है, एग्ज़ाम में पढ़ाई करने से नंबर अच्छे आ रहे हैं, स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस करने से परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है, सो दीज आर रिवॉर्ड्स। रिवॉर्ड्स हमें मोटिवेशन देती हैं। एंड इज मेंटल इमेजरी, यानी कि आप अपनी सक्सेस को विजुअलाइज करते हो और उस विजुअलाइजेशन को रियलिटी बनाने के लिए एफर्ट डालते हो। सो ये थी टेक्निक्स टू इम्प्रूव मोटिवेशन। अगला टॉपिक है एक्सरसाइज अधेरेंस। एक्सरसाइज अधेरेंस का मतलब है किसी एक्सरसाइज रूटीन को कंसिस्टेंटली फॉलो करना और रेगुलरली उस पर स्टिक रहना, कंसिस्टेंट रहना, दैट इज अधेरेंस। रीजंस कुछ भी हो सकता है, जैसे हेल्थ मेंटेन करना है, फिटनेस इंप्रूव करनी है, स्ट्रेस रिलीफ करना है, ठीक है। बेनिफिट्स आपको इसके मिल जाएंगे, वेट कंट्रोल, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, डिसीज बीमारियां नहीं लगेंगी, ठीक है। स्ट्रैटेजीज क्या है आपकी एक्सरसाइज अधेरेंस को इम्प्रूव करने के लिए। आप ऐसे एक्सरसाइज मत चुनो जिससे आपको पहले दिन में फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी, यार कहाँ फंस गया है, कहाँ फंस गई। ऐसी एक्सरसाइज चुनो जो आप एंजॉय करो। लाइक होता है किसी दिन मन नहीं करता वर्कआउट करने का, तो ऐसा वर्कआउट चुनो जो मन ना हो पर फिर भी आपको हाँ चलो एंजॉयबल लगे, ठीक है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल सेट करो कि छोटी और बड़ी सक्सेस दोनों मोटिवेशन देती हैं। ग्रुप एक्सरसाइज करो। कई बार क्या होता है, अपना मन नहीं कर रहा लेकिन हमारे साथ वाले मेंबर्स का मन कर रहा होता है, चलो हाँ हम स्पोर्ट्स करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट लगाते हैं, तो फिर उनके साथ अपना भी लग जाता है। सो ये बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक है अग्रेशन इन स्पोर्ट्स, मीनिंग एंड टाइप्स। अग्रेशन मतलब स्ट्रॉन्ग एनर्जी जो किसी को डोमिनेट करने के लिए यूज होती है,
गुस्सा डोमिनेट करने के लिए यूज होती हैं। अग्रेशन के 2 टाइप्स हैं, होस्टाइल अग्रेशन एंड इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन। होस्टाइल अग्रेशन यानी कि दूसरे को हर्ट करने के लिए, नेगेटिव, कि जब आपकी मंशा है ना कि आप किसी को तकलीफ, किसी को दर्द पहुंचाओ, उसे होस्टाइल अग्रेशन कहते हैं। इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन, गेम जीतने के लिए एनर्जी यूज करना इज इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन। वैसे एंगर और अग्रेशन में मैं साइकोलॉजिकली आपको डिफरेंस बता दूं तो अग्रेशन फिजिकल लेवल पर भी पहुंच जाता है, बट जो एंगर है वो इमोशनल लेवल पर रहता है, जुबान तक रहता है, वर्डिंग्स तक रहता है, बट अग्रेशन इट गेट्स फिजिकल। ओके, एग्जाम्पल दे देती हूँ अग्रेशन का। रेसलिंग में कंट्रोल्ड अग्रेशन यूज होता है, पर फाउल प्ले नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट है साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स इन स्पोर्ट्स। साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स हैं कुछ स्पोर्ट्स में, जो कि हैं सेल्फ स्टीम, अपने आप पर विश्वास होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अपने आप पर विश्वास है, आपका परफॉर्मेंस बेटर होगा। मेंटल इमेजरी बहुत अगेन एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट है स्पोर्ट्स में, कि आप अपनी सक्सेस को विजुअलाइज करो। कहते हैं ना कई लोग कि मुझे वर्ल्ड नंबर 1 चैंपियन बनना है, दैट्स दैट विजुअल, देन आप उसे अचीव करो। सेल्फ टॉक, अपने आप से पॉजिटिव बात करो, चाहे दुनिया नेगेटिव भी हो, बट यू शुड बी पॉजिटिव विद योर सेल्फ। अगला है गोल सेटिंग। गोल्स तो रखने चाहिए, वरना गोल ना रखना इज लाइक कि आप अपने घर से निकले हो, आपको पता नहीं जाना कहाँ है, आप ऐसी सड़कों पे घूमते रहोगे, टाइम वेस्ट होता रहेगा। और वही आपको पता हो आपको जाना कहाँ है, तो आप उस हिसाब से रूट प्लान करोगे एंड टाइम से पहुंच जाओगे, देन आगे बढ़ोगे, ठीक है। सो दोस्तों, ये था हमारा यूनिट 9 एंड वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस, यूनिट 9 लेस देन 7 मिनट्स में हमने कवर अप कर लिया है। और आज हम करने वाले हैं ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स, यूनिट नंबर 10। देखो, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का मेन गोल होता है एथलीट्स की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना, उनकी फिटनेस इन्हेंस करना और उनके स्किल्स को डेवलप करना। अब हम करने जा रहे हैं कंसेप्ट ऑफ टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एंड टैलेंट डेवलपमेंट। टैलेंट आइडेंटिफिकेशन नाम से पता लग रहा है, कैसे पता करें कि कौन सा स्टूडेंट या प्लेयर नेचुरली स्पोर्ट्स में एक्सेल करेगा। जैसे ये वाला कहते हैं ना कि क्रिकेट में बॉलर्स अलग होते हैं, बैटर्स अलग होते हैं, किसी की स्पेशलिटी फील्डिंग में होती है। सो ये आइडेंटिफाई करना, दिस इज टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट इज टैलेंट डेवलपमेंट। अब उन प्लेयर्स की एबिलिटीज़ को ट्रेन करके इन्हेंस करना, उनमें स्किल है उन्हें उसमें एक्सपर्ट बनाना, दिस इज टैलेंट डेवलपमेंट। अब कुछ मेथड्स हैं टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एंड टैलेंट डेवलपमेंट के, जो हैं लेक्चर बेस्ड इंस्ट्रक्शन, जैसे कि थ्योरी क्लासरूम में बैठ के वो थ्योरी वाइज सब कुछ समझना। फिर है टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग, एप्स एंड वीडियोस के थ्रू लर्न करना, ठीक है। जैसे आप सीन गाड़ी जिसको जब सीखनी होती है तो वो गाड़ी चलाने की गेम्स भी खेलता है, जस्ट अ वे ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट इज ग्रुप लर्निंग, टीम एक्सरसाइजेस के थ्रू सीखना। इंडिविजुअल लर्निंग, पर्सनलाइज्ड वन ऑन वन कोचिंग। नेक्स्ट इज इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड एक्सप्लोरेशन। ओके, अब बात करते हैं स्पोर्ट्स ट्रेनिंग साइकिल की। ट्रेनिंग साइकिल 3 मेन पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। ये 3 पार्ट्स हैं, माइक्रो साइकिल, मीसो साइकिल एंड मैक्रो साइकिल। माइक्रो, मीसो एंड मैक्रो। माइक्रो साइकिल होती है, नाम से पता लग रहा है, शॉर्ट टर्म, जो 1 वीक या फिर कुछ दिन तक ही होती है। मीसो होती है मीडियम टर्म, कुछ हफ्ते से कुछ महीने तक, ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा, मीसो मिडिल वाला। नेक्स्ट इज मैक्रो साइकिल, लॉन्ग टर्म, जो कि पूरे सीजन या पूरे साल चलेगी। ये साइकिल्स हेल्प करती हैं ट्रेनिंग को सिस्टमैटिक और इफेक्टिव बनाने में। अगला है टाइप्स एंड मेथड्स टू डेवलप स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस एंड स्पीड। स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए वेट ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टेंस एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, जैसे पुशअप्स कर लिए, बेंच प्रेस कर ली, स्क्वाट्स कर लिए। एंड्योरेंस के लिए आपको रनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरवल ट्रेनिंग, जैसे 5 किलोमीटर रन कर लो, 400 मीटर इंटरवल स्प्रिंट्स कर लो, साइकिलिंग कर लो 30 मिनट तक कॉन्टिन्यूसली, दिस इज फॉर एंड्योरेंस। नेक्स्ट इज स्पीड। स्पीड के लिए आप स्प्रिंट ड्रिल कर सकते हो, एजिलिटी एक्सरसाइजेस कर सकते हो। एग्जाम्पल 100 मीटर स्प्रिंट कर ली, लैडर ड्रिल्स कर ली, कोन ड्रिल्स फॉर क्विक डायरेक्शन चेंजेस।
हर स्किल को इम्प्रूव करने के लिए अलग अलग मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। अगला है टाइप्स एंड मेथड्स टू डेवलप फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें, योगा करें, जैसे कि फॉरवर्ड बेंड स्ट्रेच हो गया, साइड स्ट्रेच हो गया, कोबरा पोज हो गया। माय फेवरेट इज कोबरा पोज इन योगा। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। बैलेंस ड्रिल करें, हाई एंड कोऑर्डिनेशन गेम्स करें, एग्जाम्पल जगलिंग, बैलेंस बीम वॉकिंग, कैचिंग एंड थ्रोइंग ड्रिल्स इन बास्केटबॉल। ये फिटनेस एंड परफॉर्मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा सर्किट ट्रेनिंग। एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। सर्किट ट्रेनिंग का मतलब है एक सीक्वेंस ऑफ एक्सरसाइज जिसमें डिफरेंट मसल्स और स्किल्स इन्वॉल्व होती हैं। क्या होता है? एक सीक्वेंस होता है एक्सरसाइजेस का जिसमें डिफरेंट मसल्स एंड स्किल्स इन्वॉल्व होती हैं। सर्किट ट्रेनिंग का मेन पर्पस होता है आपकी ओवरऑल फिटनेस को इम्प्रूव करना, आपकी स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी सब एक साथ इन्हेंस होता है। और ये टाइम एफिशिएंट ट्रेनिंग मेथड है। जैसे कि आपने पहले किया पुशअप्स, फिर आपने लगाए स्क्वाट्स, फिर आपने किया जंप रोप, फिर आपने किया प्लैंक, फिर आपने किया स्प्रिंट्स। सो ये हो गया सर्किट ट्रेनिंग। हमारे जिम में भी इस तरह की ट्रेनिंग करवाई जाती हैं। जैसे अगर आप फिटनेस में हैं या आप जाओगे, आप एक्सपीरियंस करेंगे कि जो लाइक एक्सरसाइजेज सेट्स में होती हैं, इसके बाद ये, इसके बाद वो, इसके बाद ये, इसके बाद वो, तो वो आपकी ओवरऑल फिटनेस को इन्हांस करने के लिए होती हैं। अगला है लर्निंग मेथड्स। अब लर्निंग मेथड्स 3 तरह के होते हैं। काइनेस्थेटिक लर्निंग, मतलब आप प्रैक्टिकली चीज़ें करके सीखते हो। जैसे एक होता है ना कि पुशअप का आप थ्योरी पढ़ते हो, फिर आप जब उसको प्रैक्टिकल करते हो तो जो वो प्रैक्टिकल लर्निंग है, स्प्रिंट्स, योगा प्रैक्टिकल करके सीख रहे हो, उसको काइनेस्थेटिक लर्निंग कहते हैं। अगला है गेम बेस्ड लर्निंग। नाम से क्लियर हो रहा है कि गेम्स के थ्रू अपने स्किल्स डेवलप करना, जैसे कि बास्केटबॉल, फुटबॉल, रिले रेसेस, इनमें फन भी होता है, स्किल भी डेवलप होता है। अगला है एक्सपीडिशनरी लर्निंग, मतलब आप रियल वर्ल्ड चैलेंजेस और आउटडोर एक्टिविटीज़ के थ्रू सीखते हो। जैसे कि कई लोग एक आप एडवेंचर पे मान लो आपको ले जाएं, ठीक है, कम्युनिटी रन्स होती हैं, कोई ट्रेजर हंट है, तो इसमें चैलेंज भी है और आउटडोर एक्टिविटी भी है। इनके थ्रू आप सीखते हो, इससे आपको डिसीजन मेकिंग स्किल्स भी आपकी इम्प्रूव होती हैं। तो इन शॉर्ट काइनेस्थेटिक होता है प्रैक्टिस फिजिकली, गेम बेस्ड होता है गेम्स के थ्रू सीखना, एक्सपीडिशनरी होता है प्रैक्टिस इन रियल वर्ल्ड सिचुएशंस। ओके, सो शॉर्ट समरी, टैलेंट को आइडेंटिफाई करो और डेवलप करो। ट्रेनिंग साइकिल माइक्रो, मीसो एंड मैक्रो होती हैं। डेवलप स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस एंड स्पीड वाया योर एक्सरसाइजेस, ठीक है। इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी एंड सर्किट ट्रेनिंग का यूज़ और इम्पोर्टेंस को आपको याद रखना है। बस इसी के साथ आपका यूनिट नंबर 10 क्लियर हो गया है एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। डिस्क्रिप्शन में इसके नोट्स भी दे रखे हैं, आप उसको रीड कर लेना।